चुकी हूँ कि इनके टैक्स पेयर के पैसे जा कहाँ रहे हैं। अरे रहने दीजिए, आपसे तो कुछ बोला ही नहीं जाता। इनके टैक्स पेयर के पैसे इसी सरकार की पीआर में, इसी सरकार के एडवर्टाइजमेंट में चले गए। ये लोग रोज नया नैरेटिव बनाते हैं, कभी डेमोक्रेसी खतरे में है, कभी इंस्टीट्यूशन खतरे में है। अरे भैया थोड़ा झांकिए, आपका पॉलिटिकल फ्यूचर खतरे में है। जितना मजनू नहीं पिटा लैला की प्यार में, उतना तो किसान और युवा पिट गए इनकी सरकार में। और ये बहुत ही शर्मनाक बात है स्पीकर कि हमारी रूलिंग पार्टी के मेंबर्स को ये बोलते शर्म भी नहीं आती कि ये बेलन चलाने वाली लड़कियां मैदान में टिक नहीं पाएंगी। अगर विकास हुआ है तो आज भी बिहार और झारखंड के कई गाँव में लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष क्यों नहीं करते। दुर्घटना पर मौनी बाबा बन जाते थे, हनुमान चालीसा अपने सीने पर रखकर सो जाते थे। सिंहासन खाली करो, जनता आती है। जनता अब सिर्फ ताली नहीं बजाएगी, अब तो सवाल पूछेगी और जवाब मांगेगी। तो चलिए हम आते हैं हमारी ऑनरेबल मेंबर अदिति जी। Honorable Speaker, today I stand here not just to speak but to question the government, the Prime Minister and all the senior leaders of the ruling party जो कि सिर्फ बड़े-बड़े वादे कर सकती है, ग्राउंड लेवल पर काम वो इनके बस की नहीं। आज मैं विपक्ष की ओर से यहाँ खड़ी हूँ क्योंकि अब देश को अनाउंसमेंट्स नहीं जवाब चाहिए, सही रिजल्ट्स चाहिए। ऑनरेबल स्पीकर, मैं सरकार से अपना सवाल एक शायरी के माध्यम से पूछना चाहूंगी कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला कैसे लुटा। हमें रहबरों का गिला नहीं, तेरी रहबरी का ख्याल है, क्योंकि अब ऑनरेबल स्पीकर अब समय आ चुका है सवाल करने का, सरकार से जवाब मांगने का, क्योंकि विकास तभी होगा जब नौकरी हर घर में होगी। स्पीकर सर, अब अगर हम हमारी सरकार की उन पॉलिसीज को देखें जिसमें वो हमारी पॉपुलेशन को एक बर्डन बताते हैं, मैं इन्हें बताना चाहूंगी ये कोई बर्डन नहीं, हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड है। और इंडिया के पास दुनिया का सबसे अच्छा और फेवरेबल डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो कि अपॉर्चुनिटी है हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट को बूस्ट करने के लिए। पर वर्तमान सरकार की लापरवाहियों के कारण अब ये सिर्फ एक बर्डन बन के रह चुका है। इंडिया की 68% पॉपुलेशन वर्किंग एज ग्रुप में आती है और हर साल 1 करोड़ से ज्यादा लोग जॉब मार्केट एंटर करते हैं, पर उन्हें मिलता क्या है? अपॉर्चुनिटीज, सही गाइडेंस नहीं, सिर्फ खोखले वादे। इसके अलावा ऑनरेबल स्पीकर, हमारी वादों की सरकार ने वादे तो कई महिलाओं से भी किए, पर पूरा एक भी नहीं। अभी भी वुमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन सिर्फ 20 से 25% है। मैं जानना चाहूंगी कि क्या सरकार की पॉलिसीज सिर्फ कागजों तक सीमित है? मैं सरकार को बताना चाहूंगी कि एम्पावरमेंट अनाउंसमेंट से नहीं, इंप्लीमेंट करने से आता है। शायद ये छोटी सी बात सरकार से मिस हो गई हो। इसके अलावा स्पीकर महोदय, अगर हम देखें वुमेन का पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स में, तो बिल्कुल उन्होंने अभी वर्ल्ड कप जीता और इसके लिए मैं सदन के माध्यम से उन्हें बधाई देना चाहूंगी। पर हमारे नॉन ओलंपिक स्पोर्ट्स, हमारे ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो कि अब दिख नहीं रहे, खैर अब प्लीज सरकार भी नहीं दिखने वाली। मैं जानना चाहूंगी कि हमारे ग्रामीण स्पोर्ट्स जैसे कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, इसमें वुमेन का पार्टिसिपेशन कब आने वाला है? और ये बहुत ही शर्मनाक बात है स्पीकर कि हमारी रूलिंग पार्टी के मेंबर्स को ये बोलते शर्म भी नहीं आती कि ये बेलन चलाने वाली लड़कियां मैदान में टिक भी पाएंगी। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि लड़कियां जो लड़कों को जन्म दे सकती हैं, वो कुछ भी कर सकती हैं। अब अगर हम बात करें हमारी इकोनॉमी की, तो जनवरी 2026 में हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो सिर्फ 19.6% था, जो कि OECD की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 34% होना चाहिए। मैं सरकार से जानना चाहूंगी कि हम ये टारगेट कब तक अचीव कर पाएंगे, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं, हमारी फिस्कल हेल्थ दिन पर दिन खराब होती जा रही है। आखिर सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी कैसे? खैर, शायद इन बातों पर ध्यान देने का समय सरकार के पास होगा ही नहीं। एक तरफ जहां ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन हम पे टैरिफ लगाई जा रही है, और एक तरफ जहां हमारा टैक्स जीडीपी रेशियो बढ़ ही नहीं पा रहा है, मैं सरकार से जानना चाहूंगी कि वो हमारी अर्थव्यवस्था को किस ओर लेके जाना चाह रहे हैं। समझ नहीं आया।
आपको आएगा भी नहीं। ऑनरेबल स्पीकर, अब जरा अगर हम बात करें हमारी सिविल एविएशन कंडीशन की, तो जनवरी के महीने में जैसा कि आप सबको पता होगा हमारी सिविल एविएशन की एक बहुत बड़ी कंपनी है इंडिगो, जिसमें कुछ गड़बड़ी हो गई थी। अरे नहीं, गड़बड़ी नहीं, पायलट शॉर्टेज हो गई थी। जी, विश्वास करना मुश्किल है पर ऐसा हुआ। डीजीसीए के अकॉर्डिंग पायलट्स के लिए जो रूल्स बनाए गए थे, इंडिगो ने उसे मानने से ही मना कर दिया। एक तरफ जहां यात्रियों की एडवांस बुकिंग जारी थी, इंडिगो की मनमानियों के कारण 50 से 70 फ्लाइट्स ग्राउंडेड ही रह गई। एयरपोर्ट्स पे हाहाकार मच गया पर ये सरकार सोती रही। सरकार की नींद तब खुली जब विपक्ष ने सदन से सड़क तक आंदोलन किया। मैं जानना चाहूंगी कि एक कंपनी आपको घुटनों पर कैसे ला सकती है? ऑनरेबल स्पीकर, देश इसका भी जवाब चाहता है। अब मैं हमारी सरकार का ध्यान हमारी इंटरनल सिक्योरिटी की तरफ लेके जाना चाहूंगी, जहां बांग्लादेशी और रोहिंग्या की घुसपैठ दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। मामले चाहे मनी लॉन्ड्रिंग के हो, फेक करेंसी सर्कुलेशन के या नशीली चीजों के व्यापार के, ये दिन पर दिन हमारे देश को खोखला करती जा रही है। हमारी रूलिंग पार्टी इन्हें अपने नारों में यूज तो कर देती है, पर डिटेन करके भगाना वो इनसे नहीं हो पा रहा। हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर, जो कि इसके लिए अकाउंटेबल भी हैं, मैं जानना चाहूंगी कि आप इसका जवाब कब तक दे पाएंगे? आपसे देखिए ऐसे भी ना हो पाएगा, पर ऑनरेबल स्पीकर ये होगा जरूर, इनके नेतृत्व में नहीं तो इनके नेतृत्व में। अभी कुछ दिनों पहले स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में इंडियन नेवी पर IRGC, जो कि ईरान की नेवी है, उसके द्वारा हमला हुआ और आजाद भारत के इतिहास में ऐसा आज तक नहीं हुआ कि किसी ईरान जैसे पड़ोसी देश ने हम पर हमला किया हो और उन्हें मुंह तोड़ जवाब ना मिला हो। मैं जानना चाहूंगी हमारी सरकार, सो कॉल्ड नेशनलिस्ट सरकार कहां मुंह छुपाए बैठी है? और मुझे पूरा यकीन है ऑनरेबल स्पीकर कि मुझे इसका जवाब आज भी नहीं मिलेगा। इस पर कुछ पंक्तियां याद आती हैं कि 7 दिनों तक स्वर्ण जयंती रथ लेकर जो घूमे थे, आजादी के पत्थर पूजे थे, चूमे थे, इस घटना पर चुप बैठे हैं, सबके मुंह पर ताले हैं। अरे हम तो समझा करते थे कि ये तो हिम्मत वाले हैं। ऑनरेबल स्पीकर, मैंने और मेरी साथियों ने चुन कर इस सरकार की विफलताएं गिनाई है, इसीलिए ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आया। अब ये पास भी होगा और ये सरकार गिरेगी। तो चलिए अब हम आते हैं हमारी माननीय रेल मंत्री सोफिया जी। जनाब स्पीकर, आज ये हाउस एक नो कॉन्फिडेंस मोशन पर विचार कर रही है। ये बस पार्लियामेंट्री प्रोसीजर नहीं बल्कि हमारी डेमोक्रेसी की परीक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम इस विचार विमर्श का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि लोकतंत्र में सवाल उठाना उतना ही जरूरी है जितना जवाब देना। जनाब स्पीकर, जहां फैक्ट्स स्ट्रांग होते हैं वहां आवाज तेज होने की जरूरत नहीं होती। The government firm stands on fact, on performance and on the trust of the people. शोर से नहीं बल्कि आज मैं संसद में विपक्षी दल के सामने कुछ ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर रखना चाहूंगी जिनसे उन्हें खुद ब खुद उनके लगाए गए आरोपों को गलत साबित करेंगे। तिवारी जी, जरा गौर फरमाइएगा। रेल हादसे और सुरक्षित विपक्षी दल ने लगातार हो रहे ट्रेन हादसे जैसे कंचनजंगा एक्सप्रेस एक्सीडेंट्स के ऊपर सवाल उठाए। तो मैं उन्हें बता दूं कि कवच का विस्तार बहुत तेजी से लागू हो चुका है और मैं विपक्षी दल को ये आईना भी दिखाना चाहूंगी कि जब आपकी सरकार सत्ता में थी तो ट्रेन एक्सीडेंट्स 135 परिमाणी जो घटकर मात्र 16 रह गई है। ये है कि ट्रेन एक्सीडेंट्स में 89% सुधार ऑलरेडी हो चुका है।
विपक्षी दल का दूसरा आरोप ये था कि रेल का प्राइवेटाइजेशन और उसे आम आदमी की पहुंच से दूर बताया। तो मैं उन्हें बता दूं कि भारत चेयर कार की 162 सर्विसेज चल चुकी है और जिसे मिडिल क्लास ने एक्सेप्ट भी किया। और मैं आपको ये भी बता दूं, अमृत भारत ट्रेन जो पुअर सेक्शन पीपल्स के लिए 60 सर्विसेज चल चुकी है। जरा होमवर्क करके आया कीजिए, डेटा पता रहेंगे। आपने बात की बुलेट ट्रेन की, तो मैं आपको बता दूं कि ये एक लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है। खैर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के बारे में पता ही क्या है। कुछ डेटा भी बता दूं, हमारे इंडिया ने जापान से इतना लो इंटरेस्ट में लिया है लोन, सिर्फ 0.1%। शायद आपको मालूम नहीं। और आपको ये भी बता दूं कि डेवलपमेंट और वेलफेयर कैन गो टुगेदर। और मैं बोल भी किसे रही जिसे डेवलपमेंट और वेलफेयर के बारे में पता ही नहीं। मैं आपको बता दूं कि जवाहरलाल नेहरू ने एक बार कहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर इज द फाउंडेशन ऑफ अ मॉडर्न नेशन। वी आर सिंपली टेकिंग दैट विजन फॉरवर्ड विद ग्रेटर एम्बिशन। जनाब स्पीकर, मैं अपोजिशन से पूछना चाहूंगी कि क्या वंदे भारत फेल है? क्या रिकॉर्ड इलेक्ट्रिफिकेशन फेल है? जनाब स्पीकर और अपोजिशन से मेरी गुजारिश है कि इस बात पे तवज्जो दे। एनर्जी कॉस्ट डीजल में 32,000 करोड़ रुपए खर्च होते थे, लेकिन जब से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है उसमें रेलवेज को 600 करोड़ की बचत हुई है। इससे और भी अन्य प्रोजेक्ट्स में मदद मिल रही है। जनाब स्पीकर, I know extraordinary claims requires extraordinary evidences. That's we have. जनाब स्पीकर, आज रेलवे सिर्फ सफर नहीं, देश की इकोनॉमी का इंजन भी बन चुका है। हमारी सरकार सिर्फ अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को अपनाती नहीं, बल्कि अपनी गवर्नेंस की पहचान भी बनाती है। हमारी सरकार ने हिंदुस्तान के 140 करोड़ आबादियों के बीच ये विश्वास मजबूत किया है कि उनका हमारी सरकार को चुनना एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण निर्णय था। जनाब स्पीकर, जहां विकास सवाल उठाते हैं वहां ऑपरेशन सिंदूर जैसे हमारी सरकार का सफलता का प्रमाण बन खड़ा है। जनाब स्पीकर, पहलगाम हमले में पीड़ित नागरिकों को न्याय दिलाना केवल एक जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि लोकतंत्र की मजबूती और उनकी प्रतिबद्धता का निर्माण भी है। जनाब स्पीकर, I want to present few data that prove that our government improving the condition and development in railways. जनाब स्पीकर, रेलवे ट्रैक्स पिछले सरकार के समय मात्र 15,000 किलोमीटर बने थे, बट हमारी सरकार में वो 35,000 किलोमीटर बन चुके हैं। जनाब स्पीकर, मैं इलेक्ट्रिफिकेशन की ओर फिर से आपका ध्यान केंद्रित करवाना चाहूंगी कि पिछले सरकार के समय इलेक्ट्रिफिकेशन मात्र 5200 किलोमीटर हुए थे, पर हमारी सरकार में वो 47,000 किलोमीटर बन चुके हैं। इसका मतलब ऑलमोस्ट 99% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। That is the one of the biggest achievement in railways as well biggest achievement for government in our nation. और ये सब चीज वर्तमान प्रधानमंत्री के विजन में संभव हुआ है। इसीलिए जनाब स्पीकर, मैं अर्ज करना चाहूंगी, जिनके पास माइक है उनके पास डायरेक्शन नहीं, जिनके पास माइक है उनके पास डायरेक्शन नहीं, और जिनके पास विजन है उन्हें अपोजिशन के सवालों का भय नहीं। जनाब स्पीकर, शोर करना आसान, पर असर छोड़ना हर किसी की बस की बात है। तो मैं अपोजिशन को ये कहना चाहूंगी कि आपके इन चंद अल्फाजों से हमारी हिम्मत कम नहीं होगी, आपके आरोपों से हमारी पहचान धुंधली नहीं होगी। हम अपने काम पर यकीन रखते हैं, इसलिए हमारी हिम्मत कभी कम नहीं होगी। जनाब स्पीकर, हमारे देश की सबसे बड़ी मजबूती हमारे युवा है। उनकी एनर्जी, उनका टैलेंट और उनका जुनून ही भारत का भविष्य को आगे बढ़ाता है। इसीलिए मैं अपोजिशन को बता दूं,
रोजगार देना भारत सरकार की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक है। जनाब स्पीकर, रेलवे कौशल विकास योजना चलाई गई है जो प्रधानमंत्री रेल कौशल विकास का एक पार्ट है। इसका मतलब और इसका मेन मकसद ये है कि 18 से 35 वर्ष के युवाओं को टेक्निकल स्किल जैसे वेल्डिंग, फिटिंग और इलेक्ट्रिशियन सिखाना है। और इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें 10th पास कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये हमने सवाल उठा रहे थे कि हम रोजगार नहीं दे रहे, जो 10th पास स्टूडेंट्स को रोजगार दे रहे हैं वो रोजगार की बात कर रहे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंटली जनाब स्पीकर, मैं आपको बता दूं कि रेलवेज में स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट भी है। जो युवा स्पोर्ट्स में अच्छे हैं उनके लिए रेलवेज एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। हर साल टैलेंटेड एथलीट्स को डायरेक्ट जॉब दी जाती है ताकि वो देश और रेलवेज के लिए खेल सके। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल हमारे सामने है महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने रेलवेज की तरफ से खेलकर ना ही इस देश का नाम रोशन किया है बल्कि हमारे स्टेट्स का भी नाम रोशन किया है। जनाब स्पीकर, आई एम प्राउड टू से दैट पिछले सरकार के समय रेलवेज में 4.11 लाख कर्मचारियों को भर्ती किया गया। देयर इज नो डिबेट अबाउट इट, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बट हमारी सरकार ने उसे बढ़ाकर 5.02 लाख कर दिया। कश्ती चलाने वालों ने जब हार के दी पतवार हमें, कश्ती चलाने वालों ने जब हार के दी पतवार हमें, लहर लहर तूफान मिले और मोर मोर मझधार हमें, हम तैर कर दिखा देंगे कि आता है दरिया करना पार हमें। जनाब स्पीकर, if the honorable members of the opposition have a better solution, this house is ready to hear them. But if not, then they must allow the progress to move forward. Janaab Speaker, at last I conclude my words with शायरी। यूनान, मिस्र, रोमा मिट गए जहां से, यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, लेकिन मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियां रहा दुश्मन दौरे जहां हमारा। तो चलिए अब हम आते हैं हमारी माननीय सदस्य अंशु कुमारी जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं विपक्ष की ओर से आज इस सदन में खड़ी होकर कुछ गंभीर सवाल उठाना चाहती हूँ। सरकार बड़े बड़े दावे करती है, डिजिटल इंडिया, न्यू इंडिया और विकास की कई गाथाएं। अगर विकास हुआ है तो आज भी बिहार और झारखंड के कई गाँव में लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष क्यों नहीं करते? क्यों आज भी कई जगहों में साफ पानी, सही बिजली और पक्की सड़क उपलब्ध नहीं है? मैं यह नहीं कहती कि सरकार ने कुछ किया ही नहीं है, काम हुआ है, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या वह काम देश के हर नागरिक और हर गांव तक समान रूप से पहुंचा है? अध्यक्ष महोदय, यहाँ पे मैं एक शायरी प्रस्तुत करना चाहती हूँ। भरोसा था जिन पर वही सवाल बन गए, भरोसा था जिन पर वही सवाल बन गए, विकास के वादे सिर्फ एक जाल बन गए। के लिए मैं आपको रोकना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, ऐसे तो टेस्ट टूट जाएगा। विरोध इतना पुरजोर है माननीय अध्यक्ष महोदय। रुक जाइए, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, पहले अंशु जी को बोलने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, अब मैं बात करना चाहती हूँ बेरोजगारी पे। क्या कारण है कि देश का युवा आज भी बेरोजगार है? डिग्री होने के बाद भी उन्हें नौकरी क्यों नहीं मिल रही है? सरकार नया भारत की बात करता है और इधर युवा पूछ रहा है हमारा भविष्य कहाँ है? अध्यक्ष महोदय, अगर यदि हम वर्तमान में बेरोजगारी के आंकड़े देखें तो शहरी क्षेत्रों में 6.6% से बढ़कर 6.8% हो गई है, वही ग्रामीण क्षेत्रों में 4.2% से बढ़कर 4.3% हो गई है। यह सिर्फ साफ दर्शाता है कि शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है और गांव में रोजगार की स्थिति स्थिर बनी हुई है। यह सिर्फ आंकड़े नहीं है बल्कि उन लाखों युवाओं की हकीकत है जो आज भी
पहुंच चुका है। आज पूरे भारत के हर राज्य में महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि बुनियादी वस्तुएं भी आम आदमी के लिए आसमान छू रही है। अध्यक्ष महोदय, सरकार कहती है कि सब कुछ नियंत्रण में है, लेकिन मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से यह पूछना चाहती हूँ कि यदि सब कुछ नियंत्रण में है तो फिर आम आदमी को राहत क्यों महसूस नहीं हो रही? अध्यक्ष महोदय, जब आम आदमी की आय नहीं बढ़ रही तो वह बढ़ती महंगाई का सामना कैसे कर पाएगा? अध्यक्ष महोदय, अब मैं बात करना चाहती हूँ महिला सुरक्षा पे। जब इस देश की महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती है तो फिर सरकार पर भरोसा कैसे किया जा सकता है? जब एक बेटी घर से बाहर निकलते समय डर महसूस करे तो यह एक परिवार की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की असर होता है। अध्यक्ष महोदय, अगर यदि हम वर्तमान में महिला सुरक्षा का उदाहरण हम देखें तो झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और राजस्थान जैसे राज्यों से कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म जैसी गंभीर घटनाएं हुई है। यह सिर्फ घटनाएं नहीं है बल्कि यह समाज की सच्चाई को उजागर करती है। अध्यक्ष महोदय, सबसे दुखद बात यह है कि कई बार एक पीड़ित परिवार को डर, सामाजिक दबाव और न्याय प्रणाली के भरोसे की कमी के कारण वह कभी आगे नहीं आ पाता है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता यह है कि क्यों आज भी एक पीड़ित को न्याय से ज्यादा डर समाज और सिस्टम से लगता है? अध्यक्ष महोदय, मैं झारखंड से चुनी गई एक जनप्रतिनिधि के रूप में इस सदन में खड़ी हुई हूँ और झारखंड के जनता की ओर से एक सीधा सवाल पूछना चाहती हूँ। झारखंड में कोई प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ विकास क्यों नहीं दिखता है? क्या समस्या योजनाओं की है या उनके सही क्रियान्वयन की है? क्या सरकार जवाब दे सकती है? जरा 2 मिनट के रुकिएगा। माननीय सदस्यगण, थोड़ा सदन की गरिमा बनाए रखिए, नहीं तो मुझे मजबूरन इनका समय कम कर देना पड़ेगा। ठीक है बाबू। अध्यक्ष महोदय, अब मैं देश के उस वर्ग की बात करना चाहती हूँ जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, हमारा किसान। देश का किसान दिन रात मेहनत करता है, धूप, बारिश और ठंड के दिनों में भी खेतों में काम करता है, लेकिन इसके बावजूद भी उसे उसकी मेहनत का सही मूल्य नहीं मिल पाता है। सरकार हर साल फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करता है, लेकिन सच्चाई यह है कि बहुत से किसान अपनी फसल एमएसपी से भी कम दाम पर बेचने के लिए मजबूर होते हैं। अगर एमएसपी किसानों के लिए सुरक्षा कवच है तो ज्यादातर किसान इसके दायरे से बाहर क्यों है? अध्यक्ष महोदय, उदाहरण के तौर पर हम देखें, पंजाब और हरियाणा में एमएसपी पर खरीद अधिक होती है, जबकि बिहार और झारखंड जैसे राज्यों के किसान आज भी इससे वंचित है। तो सवाल यह उठता है कि अगर एमएसपी पूरे देश के लिए है तो इसका लाभ सभी किसानों तक क्यों नहीं पहुंचता है? अध्यक्ष महोदय, जब तक हर किसान को उसकी मेहनत का उचित मूल्य नहीं मिलेगा तब तक विकास अधूरा ही रहेगा। अध्यक्ष महोदय, यहाँ पे मैं एक शायरी प्रस्तुत करना चाहती हूँ। सवाल पूछना गुनाह नहीं, हक है हमारा। सवाल पूछना गुनाह नहीं, हक है हमारा। जो जवाब ना दे सका वो शासन कैसे संभाला? जी चलिए, अब सीनियर को भी थोड़ा समय दिया जाए। ठीक है, अब आपका माइक बंद किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी मान नहीं रहे हैं विपक्ष की ओर से, मुझे मजबूरन आपका समय काटना पड़ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम आते हैं हमारे माननीय रक्षा मंत्री अलका जी। बहुमत नहीं है और अविश्वास का प्रस्ताव ले आए हैं। ये तो वही बात हो गई महोदय, बिना मिठाई के घर मेहमान चले आए। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़े अंश और हमारे विपक्ष में बैठे हमारे देश के सबसे बड़े जयचर। जाए तो लोग चुपचाप खा लेते हैं, लेकिन सियासत में नमक कम हो जाए तो कुछ लोग हंगामा बचाने लग जाते हैं, और जो खुद कभी भरोसे के लायक नहीं बन पाए वो आज अविश्वास का पैगाम लेकर आए हैं। वाह दीदी, वाह क्या कॉन्फिडेंस है जनाब। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज का दिन बड़ा
दिलचस्प है, हमारे विपक्ष दल अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं, यानी वो लोग जिन्हें जनता ने खुद भरोसे के लायक नहीं समझा, वो हमें आज नो कॉन्फिडेंस मोशन में खड़े करने आए हैं और सर्टिफिकेट बांटने आए हैं कि कौन लीडर में कौन काम कर रहा है और कौन चुप बैठा है। ये वही लोग हैं महोदय जो चुनाव के समय वादों की ऐसी बारिश करते हैं मॉनसून भी शर्मा जाए और चुनाव के बाद ऐसा सूखा पड़ता है कि जनता छाता लेकर भी धूप में खड़ी रह जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अविश्वास प्रस्ताव लाने से पहले इन्होंने शायद आईना नहीं देखा, क्योंकि अगर देख लेते तो प्रस्ताव से पहले आत्मचिंतन का प्रस्ताव ले आते। अध्यक्ष महोदय, देश की सुरक्षा व्हाट्सएप की डीपी नहीं है जो मूड के हिसाब से बदल दी जाए। ये वो जिम्मेदारी है जिसमें नेटवर्क नहीं, नीयत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और हम पूछना चाहते हैं क्या वो नीयत, वो ईमान, वो संस्कार, वो आदर्श इनके अंदर है? मैं देश की रक्षा मंत्री पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ, हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, हमारे जवान सतर्क हैं और हमारे विपक्ष खैर वो हमेशा की तरह अपने आरोपों के फैशन में ही व्यस्त है। आप कहते हैं सरकार पर भरोसा नहीं रहा। मैं पूछती हूँ, क्या आप कभी हमारे सैनिक से पूछे, वो -40 डिग्री सेल्सियस में खड़े होकर कहते हैं सब सुरक्षित है? और आप एसी हॉल में बैठकर कहते हैं देश खतरे में है। महोदय, लगता है तापमान का असर विपक्ष की सोच पर पड़ा है। आपने कहा रक्षा व्यवस्था कमजोर है। अरे दीदी, हमने तो इतनी मजबूत कर दी है कि दुश्मन देश हमला करने से पहले गूगल से पूछता है, आर यू श्योर एलेक्सा? अध्यक्ष महोदय, विपक्ष का आरोप है कि हमारे देश की सिक्योरिटी वीक हुई है। चलिए मैं आज पूरे तथ्यों के साथ सीधा जवाब देती हूँ। आज जब भी दुनिया में सुरक्षित देश की बात होती है तो सबसे पहले हमारे देश भारत का नाम आता है। और ये सुनकर मेरा सीना 40 इंच से 140 करोड़ इंच का हो जाता है। आज का भारत वो भारत नहीं जो अपनी रक्षा के लिए दूसरों की ओर देखता है, बल्कि आज का भारत अपनी रक्षा खुद के दम पर करता है। अध्यक्ष महोदय, आज भारतीय सेना की तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। 2014 में जहां भारत का रक्षा बजट 2 लाख करोड़ का था, जो आज बढ़कर 7 लाख करोड़ को पार कर चुका है। और ये सिर्फ संख्या नहीं, हमारी प्राथमिकता और ताकत को दिखाती है। 2014 में जहां भारत का रक्षा निर्यात मात्र 500 करोड़ का था, जो आज बढ़कर 2400 करोड़ का हो गया है। भारत सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहा, बल्कि 100 से ज्यादा देश को हथियार बेचता भी है। श्रीमान, आज पूरी दुनिया भारत को लोहा मानती है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत आज दुनिया की 4थी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति बन चुकी है और वह दिन अब दूर नहीं जब नंबर 1 पे होंगे। मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत अब देश में 65% रक्षा उपकरण निर्मित हो रहे हैं। पिछले कुछ सालों में बीआरओ ने 4000 किलोमीटर से ज्यादा रोड बॉर्डर एरिया में बनाए हैं। ब्रिज और टनल के विस्तार ने सेना की गतिविधियों को और तेज किया है। आज आर्मी के जवानों को बुलेट प्रूफ और मॉडर्न राइफल बड़े स्तर पर दिए गए हैं। उनके रहने, खाने, पीने और स्वास्थ्य पे पूरा ध्यान रखा गया है। खैर, ये इन्हें कैसा पता होगा, इन्हें तो शेरो शायरी करनी है। महोदय, अब हम खुद से ज्यादा सेना
सेनाओं पे ध्यान देते हैं, सेनाओं से प्यार करते हैं, इसीलिए तो होली भी, दिवाली भी हम सेना के साथ ही मनाते हैं। महोदय, आज हमारे पास एक से बढ़कर एक हथियार हैं। अग्नि पृथ्वी जैसे बैलिस्टिक मिसाइल, मेड इन इंडिया ब्रह्मोस, सुपरसैनिक मिसाइल जो दुश्मन को कभी भी किसी भी वक्त पानी पिला देती है। महोदय, आज भारत सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि आसमान और समुद्र में भी अपना परचम लहरा रहा है। रफाल, सुखोई, तेजस जैसे फाइटर जेट और अपाचे चिकू जैसे अटैक हेलीकॉप्टर ने दुश्मनों के नाक पे दम कर रखा है। INS विक्रमादित्य जैसे एयरक्राफ्ट ने समुद्र में अपनी बादशाहत कायम कर दी है। महोदय, CDS की नियुक्ति से लेकर सीमाओं पर बने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तक आज हमारी सेना हर चुनौती का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। अब हम केवल रक्षा नहीं करते बल्कि घर में घुस के मारते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने सिर्फ रक्षा व्यवस्था को कागज पर मजबूत नहीं किया बल्कि जरूरत पड़ने पर दुनिया को दिखाया है। और ये जो विपक्ष में बैठे हैं हमारे काबिल दोस्त बार बार गला फाड़ कर कहते हैं सरकार जवाब दे, सबूत दे। तो अध्यक्ष महोदय, विपक्ष से कहिए कि वो अब तैयार हो जाएं, क्योंकि अब सिर्फ जवाब नहीं करारा जवाब मिलेगा। एक गोली का हिसाब मिलेगा और ऐसा मिलेगा कि हमारी जुबान से निकले एक एक शब्द बारूद के गोलों की तरह सीधे इनके खोखले सवालों की दीवार को चूर चूर कर देगा। महोदय, सबसे पहले सदन में मैं बैठे इन गजनी को याद दिलाना चाहती हूँ कि 2016 की माननीय रक्षा मंत्री जी, शब्दों का चयन थोड़ा सही रूप से करें, ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगा ये शब्द, ठीक है? अब आप बोल सकते हैं। अब मैं चाहूंगा कि आप जितने कम समय में अपने मुद्दों को रख पाए, समय को ज्यादा न लें। तो 2016 की पूरी सर्जिकल स्ट्राइक जो हम दुनिया में पहली बार भारत की ताकत को दिखा के सीमा पार जाकर दुश्मन की छाती पर सिक्सर के 6 गोली मारी जाती हैं, वो दिखाया। महोदय, पहले कड़ी निंदा होती थी और अब सीधी कार्रवाई होती है, वो भी बिना चेतावनी के। क्या विपक्ष भूल गए हैं क्या 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक को, जब हमने दुश्मन के घर में घुसकर उसके कान के नीचे चट से तमाचा मारा था? क्या विपक्ष भूल गया है 2020 के गलवान वैली क्लैश को, जब हमने चीनियों को चींटी की भांति अपने पैरों तले रौंद दिया था? क्या विपक्ष को ये भी याद नहीं कि पिछले साल हमारी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान को विधवा बना दिया था? महोदय, हम देश की सुरक्षा पर डिबेट नहीं, डिसीजन लेते हैं। हम ट्वीट नहीं करते, हम ट्रीटमेंट करते हैं। और जहां भारत माँ की सुरक्षा का सवाल हो वहां हम काउंटिंग नहीं, काउंटर करते हैं। और इतिहास गवाह है महोदय, जब दुश्मन ने हमारी तरफ आंख उठाई है हमने हर बार उनकी आंखें निकालकर गोटियां खेली हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष का ये प्रस्ताव मुझे एक कहावत याद दिलाता है कि सियानी बिल्ली खंभा नोचे। महोदय, हमने न सिर्फ सीमाओं को मजबूत किया बल्कि दुश्मन के इरादों और विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को भी कमजोर किया। और जब तक देश का जवान सीमा पर खड़ा है तब तक सरकार भी पूरी विश्वास के साथ खड़ी रहेगी। जय हिंद, जय भारत। तो चलिए अब हम आते हैं हमारी माननीय सदस्य अंकिता कुमारी। सच को साबित करने के लिए सबूत चाहिए होता है, लेकिन डर पैदा करने के लिए सिर्फ नोटिस ही काफी है। आज सवाल है, क्या ईडी और सीबीआई सच के साथ हैं
या फिर दबाव के लिए। ऑनरेबल स्पीकर, मैं इस सदन में भारी मन के साथ खड़ी हूँ, लेकिन एक मजबूत आवाज के साथ। डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ चुनाव जीतना ही नहीं होता, बल्कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की इंडिपेंडेंस को बचाए रखना भी होता है। लेकिन आज हमारे देश की जो इंस्टीट्यूशंस है अपनी क्रेडिबिलिटी को खोती हुई नजर आ रही है। आज सिचुएशन ये है, जो सरकार के खिलाफ बोलता है उनके दरवाजे पर एजेंसीज पहुंच जाती है, और जो सरकार के साथ आ जाता है उन पे चल रहे केसेस धीरे पड़ जाती है। ऑनरेबल स्पीकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को हमें प्रोटेक्ट करना होता है, लेकिन आज हमें ये देखने को मिल रहा है हमारे देश की एजेंसी अपनी क्रेडिबिलिटी और इंडिपेंडेंस को कॉम्प्रोमाइज करती हुई नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि आज ईडी और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं, इन्विटेशन के लिए काम कर रहे हैं। If you join the ruling party, जी आप क्या चाहते हैं? आपकी पक्ष की आवाज बाकी लोगों तक पहुंचे कि तालियों की आवाज पहुंचे? आप हमेशा हमें ही क्यों दबा रहे हैं? सवाल पूछता है विपक्ष। क्योंकि ज्यादा शोर आपकी तरफ से आ रहा है। हमारा मुद्दा स्ट्रॉन्ग है तो हम बोलेंगे ही, और जोर से बोलेंगे। तो आप मुंह से जवाब देना, हाथ से ताली बजा के इसका क्या फायदा है? ठीक है अंकित जी, अब आप बोल सकते। आज ईडी और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं, इन्विटेशन के लिए काम कर रहे हैं। If you join the ruling party, केस खत्म। गृह मंत्री जी का कहना है सब लाइन में खड़े हैं। अरे मंत्री जी, इतने अपॉर्चुनिस्टिक क्यों हो रहे हो? आपकी मोरालिटी कहाँ है आपकी? ये सरकार सच में वॉशिंग मशीन बन चुकी है। आप इसके अंदर आ जाओ तो सारे दाग भूल जाएंगे। अब असम वाले और महाराष्ट्र वाले को हम कैसे भूल सकते हैं? ऑनरेबल स्पीकर, गवर्नमेंट ने कई लोगों को सिर्फ शंका के आधार पर अरेस्ट करवा दिया है, जबकि आज तक कोई भी आरोप सिद्ध नहीं कर पाई है। हमारी सरकार तो इलेक्शन के टाइम पे ऐसे सीरियस हो जाती है जैसे स्टूडेंट्स एग्जाम के टाइम पे सीरियस रहते हैं। लेकिन फर्क बस इतना है कि यहाँ पढ़ाई नहीं बल्कि अपोजिशन को डिस्टर्ब करने की कोशिश होती है। स्पीकर सर, चुनाव के समय ही बड़े बड़े लोगों और नेताओं की गिरफ्तारी क्यों होती है? क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या फिर सोची समझी साजिश है? ऑनरेबल स्पीकर, अब हम अपने सरकार की उन पॉलिसीज के बारे में बात करते हैं जिनका शोर तो बहुत दूर तक हुआ, लेकिन असर बहुत ही कम दिखाई दिया। कई सरकारी योजनाएं कागज पर तो अच्छी है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर फेल होती हुई नजर आती है। जैसे स्वच्छ भारत अभियान, जब टॉयलेट स्टोर रूम में बदल जाए तो समझ लो स्कीम फेल हो चुका है। सरकार ने हजारों शौचालय बनाने के वादे किए थे, लेकिन कई जगहों पर ना मेंटेनेंस है, ना सैनिटेशन है और ना ही उनका उपयोग हो रहा है। पीएम आवास योजना घर देने का वादा था, लेकिन कई लोगों को आधे अधूरे मकान मिले। मनरेगा 100 दिन की रोजगार की गारंटी देने वाली योजना में ही आज रोजगार से ज्यादा इंतजार गारंटीड है। डिजिटल इंडिया का इतना बड़ा ढोल बजाया गया कि लगा दे सिलिकॉन वैली बन जाएगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में तो आज भी लोग ई का मतलब इलेक्ट्रिसिटी समझ रहे हैं, ई गवर्नेंस नहीं। ऑनरेबल स्पीकर, ये एग्जांपल्स दिखाते हैं कि सरकार ने सपने तो बड़े बड़े दिखाए हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने की तैयारी नहीं की। जब योजनाएं कागज तक सीमित रह जाए और जब ग्राउंड रियलिटी सरकार के दावों को झुठला दे, तो सिर्फ सवाल ही नहीं उठता, विश्वास भी टूट जाता है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी मजबूती के साथ इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को समर्थन देती हूँ।